हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 601 क्वेश्चन से देख रहे हैं। ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं? 601 क्वेश्चन से देख रहे हैं। ये हमारा 61 है ना, 601 क्वेश्चन है। ओके, चलो देखते हैं। राइफाइट्स आर फाउंड इन, राइफाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। पूछा गया है बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें तो पूरे बायोलॉजी पढ़ना है, बिकॉज हमें पूरे बायोलॉजी का एग्जाम देना है जाकर के नीट में। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा एस्पेरागस। एस्पेरागस में रेफाइट्स देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है ना, स्टोनी स्ट्रक्चर होते हैं और जो ये नीडल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सीडेट के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है ना, एस्पेरागस हुआ, आइकॉर्निया हुआ, लेमना हुआ। तो इसमें पत्ते होते हैं, कोई पत्ता होता है तोड़िएगा तो कच से आवाज करता है, कच से आवाज। ठीक है ना, जैसे हम लोग अभी लाइव विथ नीट में आपने वीडियोस देखा होगा, मैंने 4 वीडियोस डाले हैं। कम वीडियोस आते हैं, लेकिन यार क्या करें, इसके लिए समय निकालना, उसके लिए समय निकालना, अपने लिए समय निकालना, सबके लिए समय निकालना पड़ता है। चलो ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। रेफाइट जो होता है वो इडियोब्लास्ट होता है। ठीक है, इडियोब्लास्ट होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इज अफेक्टेड बाय डीएनए, है ना? कौन सा लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए से अफेक्टेड होता है? कौन सा? अब कहने का मतलब क्या है ना इसका, कि डीएनए जो एमआरएनए बनाता है, वो एमआरएनए किस तरह के स्ट्रक्चर को कोड करता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर, सिंपल सिंपल एक लीनियर स्ट्रक्चर को कोड करता है। फिर उसका जो बाइंडिंग अप होना है, मॉडिफिकेशन होना है, वो सब चीज तो बाद की बात है ना, पहले तो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है। आंसर क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना, नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट में देखो क्या है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन। इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट इन्युलिन इज कॉमनली फाउंड इन। देखो इन्युलिन क्या है? इन्युलिन जो होता है वो है हमारे लिए फ्रुक्टोज का पॉलीमर। क्या है? फ्रुक्टोज का पॉलीमर है। लेकिन पाया कहाँ जाता है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो ये पाया जाता है डलिया में। ठीक है, डलिया का जो पेड़ होता है ना, डलिया का जो फूल होता है, बड़ा बड़ा सा फूल होता है, बहुत सारा, बहुत लार्ज होता है उसका फूल जो होता है, फ्लावर जो होता है। तो बहुत सुंदर भी होता है, बहुत अच्छा दिखाई देता है। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। डलिया फ्रूट्स, डलिया के जो रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है ये इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट इन्युलिन। एक चीज और पता चला हमें इस क्वेश्चन से, कि इन्युलिन जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है। बनता किससे है? फ्रुक्टोज से बनता है, मतलब पहले ही देख चुके हैं। राइबोज क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, अच्छा भी है, इजी भी है। ठीक है ना, आंसर क्या होगा? राइबोज क्या है? मोनोसेक्राइड है, जुड़ेगा तो ये डाइसेक्राइड, फिर आगे करके पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, फिर बनेगा क्या? पॉलीसेक्राइड। राइबोज क्या है? मोनोसेक्राइड है। ठीक है, देखो ये सब जो क्वेश्चन है ना, हम लोग अभी बहुत ज्यादा लास्ट में आ गए हैं वीडियोस के। ठीक है ना, सेकंड लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद फिर हमारा लास्ट वीडियो आएगा बायोमोलिक्यूल्स के लिए। तो अभी तक हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं पिछले सारे वीडियोस में। ठीक है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। आंसर क्या होगा? देखो अभी भी बायोमोलिक्यूल्स के लिए शायद मैंने 20 से 25 वीडियो के आसपास शायद दिया है, अच्छे से मुझे डाटा याद नहीं है, लेकिन हाँ 20 वीडियो के आसपास तो होगा ही होगा। द यूनिट ऑफ सेलुलोज इज, द यूनिट ऑफ सेलुलोज इज, सेलुलोज का यूनिट क्या है बताना है। सेलुलोज का यूनिट क्या होता है, जो बताओ यार। सिंपल सी बात है, ग्लूकोज होता है। स्टार्च हो, सेलुलोज हो, ग्लाइकोजन हो, सारे के सारे पॉलीसेकेराइड ग्लूकोज मोनोसेकेराइड से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स का क्या ट्रू है, क्या सच है एंजाइम्स के बारे में? तो एंजाइम्स के बारे में क्या सच है? लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन। क्या करता है ऐसा? अरे हाँ भाई, करता है। लोअर द, यही तो काम है एंजाइम का। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। आंसर तो ए हो जाएगा 6 का, लेकिन बाकी ऑप्शन हम लोग देख लें। मानते हैं कि वो गलत है, लेकिन चलो देख लेते हैं। मेक द इक्विलिब्रियम मोर फेवरेबल फॉर द ऑर्गेनिज्म। नहीं नहीं नहीं, एंजाइम जो होता है ना, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता। दोनों तरफ से एंजाइम एक ही रेट में रिएक्शंस को आगे लेके जाता है, दोनों तरफ से, चाहे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना हो, चाहे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना हो। अगर ये इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन अगर ये है, तो दोनों तरफ से ये रिएक्शन को बराबर ही स्टिमुलेट करता है। लोअर द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है। ये प्रोडक्ट का अगर एनर्जी घट बढ़ जाएगा तो वो तो कंपाउंड ही बदल गया। बिकॉज किसी भी कंपाउंड के पास एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है। अगर वो कंपाउंड है तो उसके पास इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उसमें। ठीक है ना, वो हम लोग बताते हैं उस चीज से। क्योंकि अगर कंपाउंड से एक और एनर्जी निकलेगा तो कुछ और बन जाएगा। क्योंकि एनर्जी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे यूनिवर्स में एनर्जी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एनर्जी को कंजर्वेशन जो होता है, एनर्जी कहाँ से निकल रही है, एनर्जी ज्यादा होगी तो अनस्टेबिलिटी होगा, कम होगा तो स्टेबिलिटी होगा, कैसा होगा, इक्विलिब्रियम होगा, नॉन इक्विलिब्रियम होगा। बहुत सारी चीजें एनर्जी पर डिपेंड करती हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। आर अल्टर्ड परमानेंटली इन द रिएक्शन द कैटलाइज। नहीं नहीं, एंजाइम एक बार यूज हो गए, काम कर लिए, फिर दोबारा दूसरी रिएक्शन में काम करने लगेंगे। हम लोगों ने दूसरे पिछले 1 या 2 वीडियो पहले देखा था कि एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट के लिए काम कर सकता है। तो 10 लाख यानी 1 मिलियन सबस्ट्रेट के लिए एक ही एंजाइम काफी है। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी था, है ना। तो यानी कि एक ही एंजाइम कई बार यूज हो सकता है। एक टर्नओवर नंबर होता है, मैं मानता हूं, लेकिन एक एंजाइम एक ही बार रिएक्शन में काम होने के बाद खत्म नहीं होता। इट कैन टेक पार्टिसिपेट इन
अदर रिएक्शंस एंड मोर रिएक्शंस आल्सो, ठीक है। पेपेन प्रोड्यूस फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बारे में मैंने एक वीडियो में बोला भी था आप लोगों से कि बताइए मुझे कि पेपेन जो होता है वो किसमें पाया जाता है, मैंने बताया था पपाया में पाया जाता है ना, पपाया में पाया जाता है। आंसर क्या होगा, कैरिका पपाया हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। यानी कि पपीता जो होता है ना उसमें पेपेन मॉलिक्यूल पाया जाता है, पेपेन इंजाइम पाया जाता है। लेकिन जो पेपेन इंजाइम है कैसा इंजाइम है, ये प्रोटीलिटिक इंजाइम है, यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम्स है। मैंने पूछा था उसमें कि हम लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं को पपाया नहीं यानी पपीता नहीं खाने के लिए, पेपेन बहुत बड़ा जिम्मेदार है उस बात को हम लोग जो बोलते हैं उसके लिए, ठीक है ना। साइंटिफिक प्रूफ इसका है कि नहीं वो आप लोग सर्च कीजिएगा, पता चलेगा आप लोग को, ठीक है ना। अभी रिसर्च करने मत बैठ जाना, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, याद रखना पेपेन एक प्रोटीलिटिक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, पाया जाता है कैरिका पपाया में यानी कि पपीता में, ठीक। What enzymes do for a biochemical reaction, एक बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं कि एक ऐसा रिएक्शन जो कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, इसलिए उसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहना है। बायो मतलब होता है लाइफ। क्या करता है एक एंजाइम, बताओ क्या करता है, अल्टर इट्स रेट, अल्टर इट्स पैटर्न, अल्टर बोथ, क्या करता है बताना है। अल्टर इट्स रेट, पैटर्न को नहीं बदलता, वो पैटर्न जिस पैटर्न में जा रहा है उसी पैटर्न में करता है, लेकिन उसका जो रेट होता है उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी उसका घटा देता है और रेट को बढ़ा देता है, बहुत तेजी से करने लगता है कोई भी एंजाइम कोई भी रिएक्शन। अपना जो रिएक्शन जो होता है वो कंप्लीट, जो मान लो कि एक रिएक्शन हो रहा है 1 घंटे में कंप्लीट, तो एक एंजाइम का डालने पे हो सकता है कोई रिएक्शन जो है ना 1 मिनट, या ऐसा भी हो सकता है कि वो रिएक्शन जो है 1 सेकंड में होने लगे। 1 घंटे का टाइम 1 सेकंड पे आ गया, तो सोचो कितना ज्यादा फास्ट कर दिया। तो अल्टर इट्स रेट, आंसर शुड बी ए। द एंजाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट आर, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ऐसा सेल जिससे हम लोगों ने सेल वॉल हटा दिया हो और उसमें से सेल मेम्ब्रेन हो और उसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है मटेरियल पूरा पूरा रहे, वैसे सेल को हम लोग प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। यानी कि सेल वॉल हटाने के लिए कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड है, वही पूछ रहा है ना। देखो, द एंजाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट, द एंजाइम्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट, कहने का मतलब एक ऐसा सेल है हमारे पास जिसके पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन चाहिए और उसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस है ना सब चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम लोग को क्या हटाना है, सेल वॉल को बोल रहा है कि हटा दो, सेल वॉल को हटा दो और बनाओ प्रोटोप्लास्ट। कैसे बनेगा, सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, सेलुलोज होता है सेल वॉल में, सेलुलोज इस्तेमाल करो। और क्या होता है जल्दी बताओ, और होता है पेक्टोज होता है मिडिल लैमेला वाला, पेक्टिनेज इस्तेमाल करो। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 9 का आंसर शुड बी सी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एंजाइम्स हैव अ वेरी नैरो ऑप्टिमा फॉर, बहुत नैरो ऑप्टिमा होता है क्या चीज के लिए एंजाइम के पास, तो बहुत नैरो ऑप्टिमा जो होता है वो होता है पीएच के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। एंजाइम जो होता है बहुत नैरो पीएच के ऊपर काम करता है, ध्यान रखने वाली बात है। टेम्परेचर के लिए थोड़ा सा वाइड हो सकता है, लेकिन दोनों ग्राफ तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, लेकिन पीएच के लिए शायद ऐसा होगा और टेम्परेचर के लिए शायद ऐसा होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, पीएच के लिए बहुत नैरो ऑप्टिमा होता है, हल्का सा पीएच चेंज करने पे एंजाइम काम करना बंद कर सकता है, लेकिन एक टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन को एंजाइम सह सकता है। अगर 2-3 डिग्री इधर उधर हो जाए, घट बढ़ जाए, तो शायद एंजाइम अपना काम करता रहता है, लेकिन पीएच के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ध्यान रखने का, ठीक है ना। नैरो ऑप्टिमा होता है इसके लिए बहुत। तो आंसर 10 का सी हो गया। हम लोग लास्ट वीडियो में अब इसके बाद जाएंगे और हम लोग वहाँ पे और भी क्वेश्चंस को देखेंगे, 10 क्वेश्चंस को, जो कि 620 पहुंचा जाएगा हम लोग को, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड गाइस एंड स्टे हेल्दी।